नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप, आशा करता हूं अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं बात करूंगा सीआरपीसी 156(3) और 202 के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हाल में ही एक फैसले में, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी गाइडलाइन है जिसमें चीज़ों को स्पष्ट किया गया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाल में एक फैसले में कैलाश विजयवर्गीय बनाम राजलक्ष्मी चौधरी व अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 शॉर्ट नेम में अगर आप कहें तो सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत प्राथमिक दर्ज करने और अध्याय 15 में मजिस्ट्रेट को शिकायत के तहत संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई और पूर्व संज्ञान चरण में जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया। सीआरपीसी की धारा 156(3) में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट जिसे संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, संज्ञेय अपराध के लिए जांच का भी आदेश दे सकता है, जबकि सीआरपीसी की धारा अध्याय 15 शिकायत का मामला दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। दोनों चरणों में प्रक्रिया और शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने रामदेव फूड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्राथमिक दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति और सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के बीच अंतर की जांच की। यह कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत या पुलिस रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने पर या अपने स्वयं के ज्ञान का धारा 190 के तहत संज्ञान लेने से पहले किया जाना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा लेने का विवेक होता है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीआरपीसी की धारा 202 प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने का प्रावधान करती है और मजिस्ट्रेट स्वयं मामले की जांच कर सकता है, किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच का निर्देश दे सकता है जिसे वह यह तय करने के उद्देश्य से उचित समझे कि क्या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। धारा 203 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों यदि कोई हो के शपथ पर दिए गए बयान और धारा 202 के तहत यदि जांच यदि कोई हो के परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है। यदि उसकी राय है कि शिकायत में कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो ऐसे प्रत्येक मामले में संक्षेप में उनके कारणों को दर्ज करें। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत प्रावधान में कहा गया है कि जांच के लिए कोई निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जहां तक अदालत द्वारा शिकायत नहीं की गई या जब तक शिकायतकर्ता या उपस्थित गवाहों यदि कोई हो कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शपथ पर जांच नहीं की जाती। जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है तो वह शिकायतकर्ता को अपनी जगह सभी गवाह पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहेगा। हालांकि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट किसी अपराध की जांच के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता। इस प्रकार मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक लिखित शिकायत किए जाने पर निर्देश जारी करने की शक्ति है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले इस शक्ति का प्रयोग किया जाना है। शक्ति का प्रयोग किया जाना है। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि दोनों मामलों में चाहे धारा 156(3) के तहत या संहिता की धारा 202 के तहत आरोपी व्यक्ति जब कार्रवाई मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है तो प्रतिनिधित्वहीन रहता है। सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों यदि कोई है तो शपथ पर दिए गए बयान और धारा 202 के तहत जांच यदि कोई है तो परिणाम पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है यदि उसकी राय है कि उसकी कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो ऐसे प्रत्येक मामले में संक्षेप में उसके कारण दर्ज करे। दूसरी ओर यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने के बाद यह राय रखता है कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है तो वह आरोपी को संहिता की धारा
204 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया और मोड के अनुसार उपस्थित के लिए प्रक्रिया जारी करेगा। अदालत ने समझाया कि धारा 204 के तहत आरोपी को प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत आती है और संहिता की धारा 202 के संदर्भ में एक निजी शिकायत में दर्ज संज्ञान और पूछताछ जांच साक्ष्य के बाद जारी की जाती है। प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि दुर्भावना और झूठे दावों की जांच करने के लिए उसने निर्देश दिया था कि धारा 156(3) के तहत प्रत्येक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए। ताकि आवेदन करने वाले व्यक्ति इसके बारे में जागरूक हों और यह देखने के लिए कि कोई झूठा आरोप तो नहीं लगाया गया है। अगर हलफनामा झूठा पाया जाता तो शिकायतकर्ता कानून के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या असामान्य देरी वाले मामलों में विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने प्रकाश डाला कि हालांकि ज्ञान संज्ञान के बाद के चरण में स्थिति अलग है। धारा 202 संज्ञान के बाद के चरण में के तहत मजिस्ट्रेट की गई शिकायत सत्यता की विश्लेषण कर सकता है और यह सराहना कर सकता है कि आगे बढ़ाने के लिए आधार है या नहीं। आगे चंद्रदेव सिंह बनाम चंद्र प्रकाश बोस उर्फ छवि बोस और अन्य के मामले में संदर्भ दिया गया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में एक राय बनाना और उसके विवेक से किसी भी तरह की हिचकिचाहट को दूर करना जो उसने केवल शिकायत पर विचार करने और शपथ पर शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर विचार करने के बाद महसूस हो। अदालत ने इन मामलों में भी बताया कि मजिस्ट्रेट को यह देखना कि क्या शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में सबूत है या नहीं, क्या सबूत दोष सिद्धि करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। न्यायालय ने रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट बना मोना पावर के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि यह मामला संक्षिप्त है तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत पेश की जाती तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक, धारा 156(3) के द्वारा विचारित एक आदेश पारित करना, दूसरा शपथ पत्र पर शिकायतकर्ता और मौजूद गवाह की परीक्षा का निर्देश देना और धारा 202 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से है। धारा 156(1) के तहत जांच की अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग के लिए बढ़ने के लिए, हालांकि एक बार मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान ले लिया तो वह पुलिस द्वारा जांच के लिए नहीं कहा सकता। कोर्ट ने आगे बताया कि संज्ञान लेने के बाद जब मजिस्ट्रेट कोई जांच चाहता है तो यह धारा 202 के तहत होगा, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नामित व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से झूठी या तंग करने वाली शिकायत की प्रक्रिया जारी होने से रोका जा सकता है। और इस तरह की जांच इसलिए प्रदान की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं है। इस केस का नाम था कैलाश विजय वर्गीय बनाम राजलक्ष्मी चौधरी व अन्य। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें एक CRPC की धारा 156(3) और 190 और 202, 203, 204 के विस्तार के बारे में बात किया गया था। इसमें अंतर क्या है या इनके बीच में संबंध क्या है, इसके ऊपर फोकस किया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और किसी और के ये काम आ सकता है वीडियो तो फटाफट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।